अफसोस की बात है कि 78 साल आज़ादी के होने के बाद इस सीमांचल का ये धरती है, आज भी ये कहती है कि हम आज़ाद हैं कि नहीं, ये सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। पिछली बार जब 2020 में 5 सीटें मिली थी और यहाँ से जो किशनगंज की 4 सीटें हैं वो तमाम ओवैसी साहब के खाते में चली गई थी, तो ऐसा क्या हुआ था? मतलब ये बड़ा सोचने समझने वाली बात है। जो किशनगंज से दूर लोग बैठे हुए हैं तो अक्सर इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं, यार ऐसा क्या ओवैसी ने कर दिया कि एक हैदराबाद से आदमी गया बिहार में किशनगंज में और वहाँ की ज़िले की तमाम सीटें जीत गया। मतलब क्या हुआ था उस वक्त, थोड़ा आप लोगों में से बताएंगे? इतने मासूम तो यहाँ के लोग हैं नहीं, लोग तो मैच्योर हैं। हम 2 दिन से घूम रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि कोई कान में फूंक देगा कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अरे भाई, एक विधायक के पास इतना हैसियत होता है क्या? उन्होंने कहा था कि उनकी, चूंकि वो उनके हैदराबाद में अपनी एक पार्टी है, उनके 6-7-8 एमएलए होते हैं, वो खुद एमपी हैं। इम्तियाज जलील साहब भी वहाँ जीत चुके थे, तो ये वहाँ का फंड लगे यहाँ खर्चा करेंगे। उनको लगा कि ये यहाँ से जीतेगा तो हो सकता है कि उनके पास इतनी पावर लोग। नमस्कार, मैं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है और हम अभी किशनगंज ज़िले में हैं। सीमांचल का बेहद महत्वपूर्ण ज़िला माना जाता है किशनगंज, और किशनगंज में जो तमाम विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पर कमोवेश त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है। अभी चुनाव प्रचार थम गया है, मगर जो हमारी जो यात्रा है, चुनावी यात्रा, वो नहीं थमी है। हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं और आप तक ये अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल किसके फेवर में है, किस विधानसभा के क्षेत्र में। अभी हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, किशनगंज विधानसभा से जुड़े हुए लोग हैं, और जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ पर कोचाधामन जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। मतलब हम कहें कि बॉर्डर पे ही हम बैठे हुए हैं। तो दोनों विधानसभा के लोग हमें यहाँ मिल गए, जिनसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? निहाल अख्तर मेरा नाम। निहाल भाई, क्या माहौल है यहाँ पे? किस टाइप का इलेक्शन के मामले संदर्भ में बात करूं? हाँ, अभी तो इलेक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। इलेक्शन का माहौल बिल्कुल अच्छा है। लोग, पब्लिक जागरूक है, यहाँ के लोग, जनता समझ रही है। ये है कि जनता को क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। एक तो रोजगार चाहिए, दूसरा शिक्षा चाहिए, तीसरा स्वास्थ्य चाहिए, और किसान मजदूर को जो है जो लाभ होना चाहिए सरकार से वो मिलना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो पार्टी देगी, उस पार्टी की तरफ लोग जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? जाहिद आलम। शाहिद भाई, हम ये देख रहे हैं कि किशनगंज में हम 2 दिन से हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो चुनाव को लेकर के बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, मगर वो अपना नेता बेहतर नहीं चुन पा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने सालों के बाद जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो किशनगंज में नहीं हुआ। ये तो बात सही है कि आज जब से हमारा किशनगंज में कांग्रेस के ही ये रहा, कांग्रेस का इतना दिन से हमारे बाप दादा लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे जो नेता जो वोट देने के बाद कभी नहीं आते, 5 साल के बाद ही आते हैं। इसलिए इस बार हम लोग सोच विचार कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे प्रतिनिधि चुने जो हमारे बीच में आए, हमारी समस्याओं को सुने। इस बार हम लोग चेंज करने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो किसके पक्ष में माहौल है? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस मतलब महागठबंधन भी बेहतर स्थिति में दिख रही है। एनडीए भी इस बार लोग बता रहे थे कि अच्छा प्रभाव है। स्वीटी सिंह यहाँ से लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, और जो तीसरा नाम है वो ओवैसी साहब की पार्टी है। यहाँ ओवैसी साहब भी फैक्टर है, ओवैसी साहब के भी अच्छे ये चल रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को जिताएंगे। जी, स्वीटी सिंह लंबे वक्त से चुनाव लड़ रही है ना यहाँ से। जी, इस बार उनको मौका मिलेगा? मौका मिलने की उम्मीद है। हम लोग इस बार सोचे हैं कि सब लोग मिलजुल के उसको जिताएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? जी, मोहम्मद सादिक हुसैन। सादिक भाई, हमें थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में, किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? क्योंकि अब तो चुनाव प्रचार भी थम चुका है। अभी कल के बाद परसों वोटिंग होगी। आपने इससे पहले आपने ही कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है। ये त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ किशनगंज का, और उम्मीद
इस बार किया जा रहा है कि शायद कि स्वीटी सिंह जीत जाएगी, इस तरह का उम्मीद किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार का जो उनका एक माहौल बना है वो अलग है। वो इलेक्शन लड़ने का जो कैंपिंग करने का जो तरीका है उसका जो है वो और उस टाइम से अलग थलग है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भारतीय जनता पार्टी से परहेज है। अभी आप कह रहे हैं कि स्वीटी सिंह इस बार जीत जाएंगे यहाँ पर। देखिए परहेज है, अब जैसे कि कट्टरवादी हर जगह है। आप मुस्लिम में लीजिए या हिंदू में लीजिए, हर जगह आपको कट्टरवादिता मिलेगा। अब जैसे कि हम ओवैसी को लेके हम भी भक्त बन जाते हैं कि ना हम जो है उसी को देंगे, उसके सिवा दूसरे को नहीं देंगे। तो उस तरह का उन लोगों में भी है, लेकिन हर कोई एक जैसा तो नहीं है। सबका सोच अलग अलग है और सब अलग अलग सोचते हैं। इसलिए अब सिचुएशन क्या होगा सामने, तीनों में से कोई एक होंगे, लेकिन उम्मीद ज़्यादातर जो है स्वीटी सिंह को लेकर के है। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी मोहम्मद खलील मेरा नाम है। इस बार ओवैसी साहब का प्रभाव कुछ कम हो गया है क्या अब सीमांचल में? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ बता देना चाहता हूँ कि ओवैसी फैक्टर कल तक थे, इसलिए थे कि ओवैसी साहब का जो बोलने का तरीका, लोगों को बताने की तरीका, जो समझाने की तरीका जो था, इस पे लोगों पे बहुत भारी पड़ रहा था कल तक। जैसे हवाई में आया और भाषण दिया, लोगों को झंझोड़ के रख दिया, अच्छा वहीं तक सीमित था। और ये जैसे थमा, जैसे आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्शन का जो चुनावी भाषण है वो अब थम चुकी है, तो वैसे ही ओवैसी साहब अब थम चुके हैं। अब जो आवाज़ उठ रही है ये सीधा कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है, सीधा कांग्रेस का प्रभाव रहा है, आज भी है और रहेगा भी। रहने का कारण भी है इस बार क्या, इस बार कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हुआ कि इससे पहले जो हमारे जो विधायक थे इजारुल साहब, उनको बहुत लोग पहचानते भी नहीं। मैं खुद आने वाला समय 6-7 महीना पहले उनको पहचाना कि ये हमारा विधायक था। अच्छा, तो ये क्या किया कांग्रेस ने इस बार, जिसको टिकट दिया किशनगंज से, इनका अगर इतिहास बोला जाए तो बहुत समय लगेगा, मैं इनका इतिहास पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये कैंडिडेट खड़ा किया इसने। और अभी जितना चुनावी माहौल चल रहा था इसमें कहीं ना कहीं बात लोग ओवैसी को लेके चर्चा में था, अभी नहीं है। अभी नहीं है। एक कॉमन सवाल आप सबसे मैं करूँगा। पिछली बार जब 2020 में 5 सीटें मिली थी और यहाँ से जो किशनगंज की 4 सीटें हैं वो तमाम ओवैसी साहब के खाते में चली गई थी, तो ऐसा क्या हुआ था? मतलब ये बड़ा सोचने समझने वाली बात है। जो किशनगंज से दूर लोग बैठे हुए हैं तो अक्सर इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं, यार ऐसा क्या ओवैसी ने कर दिया कि एक हैदराबाद से आदमी गया बिहार में, किशनगंज में, और वहाँ की ज़िले की तमाम सीटें जीत गया। मतलब क्या हुआ था उस वक्त, थोड़ा आप लोगों में से बताएंगे? मैं बताऊं, देखिए आज से 10 साल पहले ओवैसी को कुछ लोग जानते थे। जानने का कारण क्या था? उसका भाषण। क्योंकि आज से 15 साल पहले जो भाषण उसने दिया था आरजेडी के तहत, उनके अंडर से जो दिया था कि देश बचाओ बीजेपी भगाओ, किसने दिया था आवाज़? ओवैसी साहब ने। उस वक्त का जो उनका भाषण था, तकरीर था, लोग भावुक हो चुके थे। और वहाँ से सीधा जब सीमांचल में आए उसने, तो यहाँ पे हुआ क्या, 70% मुस्लिम, इसमें क्लियर है, कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है। अब जब वो आकर के मुस्लिम के हित ने कहा, जैसे अभी पिछले दिन 3-4 दिन पहले शायद एक पोचा धामन में उनका सभा था, मैं 42 मिनट का सभा था, मैं सुना था पूरा। 1 घंटा तक मैं खुद झंझोड़ चुका था, जो कि मैं 1 नंबर कांग्रेस तो है प्लस प्रत्याशी के साथ हूं। ऐसा है तो क्या? मैं खुद झंझोड़ चुका था उनकी भाषा से, भावुक से। क्यों? अच्छा, कि बीजेपी कहता है कि हर हर महादेव, ये हमारा जो है कौम है, ये हमारी कम्युनिटी है, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि मेरा अल्लाह है? अरे वाह। हम तो अल्लाह वाले हैं। अच्छा, तो इसी तरह का बहुत सारी मिसाल उनका था भाषण में, मैं खुद झंझोड़ चुका था। अभी उसका प्रभाव कम हो गया आप पे? मेरा तो तभी खत्म हो गया, लेकिन जो लोगों का था वो खत्म हो गया। जो अचानक यहाँ पे पहुंचे पिछले 5 साल पहले 2015 में 20 में, उस वक्त वही लोगों का जहन में आया कि हमारा ये मसीहा आ गया है, अब इनका दामन हमको पकड़ना है। और दामन को पकड़ के सोचते और समझते
चुनाव भाषण तो 15-20 दिन का ही रहता है, उसमें उनका भाषण और प्रभाव ऐसा अटैक किया सीमांचल आप कह रहे हैं कि मतलब ओवैसी साहब के भाषण में दम है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ भाषण नहीं। में इतना दम है कि थोड़े वक्त के लिए लोग भावुक हो जाते हैं। भावुक हो जाते हैं, है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी भी उसका दम है, अभी भी दम है? अभी भी दम है। अभी भी फैक्टर कांग्रेस नहीं है, अच्छा, यहाँ फैक्टर है बीजेपी, यानी बीजेपी और ओबीसी। चलिए कम से कम एक आदमी तो यहाँ पे हैं एक आदमी जो नहीं, जिस एक पे आदमी प्रभाव नहीं। अभी बचा हुआ है ओवैसी साहब का। एक आदमी नहीं, हाँ। फैक्टर कांग्रेस इस बार किशनगंज से हाँ। कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। अच्छा। कोई फैक्टर का नहीं है। तो ओवैसी को आप लोग यहाँ मतलब किस आधार पे वोट कर रहे हैं? ओबीसी का बोली चाली भाषण बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा, इसीलिए ओबीसी फैक्टर है। एक आदमी क्या बोलते हैं ओवैसी साहब? वो तो कम्युनल आरोप और लगता है उनपे कि वो कम्युनल बात बोलते हैं वो। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो वो बता रहे हैं भाई साहब। उनका बात छोड़िए, वो उसका बात देखो, वो है ओरिजिनल कांग्रेस, और वो कांग्रेसी रहने आप का कांग्रेस के सदस्य हैं क्या? है। हैं? हमारा अधिकार है, हम वोट देते हैं। एक चीज बोले ना, हाँ। अगला जो है खुद बोले कि हम कैंडिडेट के साथ घूमते हैं। अच्छा, नहीं हमने ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान, कैंडिडेट के साथ मैं घूमता हूँ, हाँ। ये इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि क्या चीज है। हाँ। यदि हम किसी कैंडिडेट के साथ घूमेंगे तो हम तो उसका फेवर में बात करेंगे, यही चीज है। और हम लोग जो है किसी का फेवर नहीं करते हैं, यहाँ बैठ बैठ के जितना सुनना है सुन के ही बात करते हैं। इधर थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए ना, यहीं पे आ जाइए, यहीं बेंच पे आ जाइए, बात करेंगे आराम से। ठीक है, अभी ऐसी जगह बैठ गए हैं, यहाँ आराम से बातचीत हो सकती है, एक दो कप और चाय पी सकते हैं। क्या नाम है आपका? परवेज आलम। परवेज भाई, थोड़ा बताइए हमें, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? देखिए, हम भारत में रहते हैं, यहाँ ये लोकतंत्र जमहूरियत मुल्क है, और यहाँ सबको अपनी आज़ादी है अपने नुमाइंदे चुनने की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये देश जो है किसी एक कम्युनिटी की नहीं है, साझी शहादत दी है और साझी विरासत है, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए अब थोड़ा आइए, मुद्दे पे आइए। जी, तो ये बात है कि अभी जो मुद्दा ये है कि बेरोजगारी अहम मुद्दा है, पलायन अहम मुद्दा है, और हमारा सीमांचल में खास करके मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये सब चीज़ से हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज की तो दूर की बात, आपको अरे आपके यहाँ तो एक मेडिकल कॉलेज है, उसको लेके बहुत हल्ला हुआ था। नहीं, ये प्राइवेट मेडिकल है ना, अभी प्राइवेट मेडिकल उसी को लेके हल्ला हुआ था ना अभी। इसी को हल्ला हुआ था। ये भी एक मैटर है, लेकिन हम कहते हैं कि आपको फार्मेसी का कॉलेज नहीं है। अब अभी भी जो एक दो फार्मेसी कॉलेज है वो भी प्राइवेट, वो भी वो MGM का है, एक दूसरे का है। तो यहाँ शिक्षा का शैक्षणिक के लिए और अच्छी तालीम के लिए कोई इदारा नहीं है। तो किसके तरफ लोग देख रहे हैं? मतलब होगा ना कुछ तो होप होगा किसी को लेकर के, वो ओवैसी हैं या महागठबंधन है या फिर NDA है? देखिए, इसमें एक चीज़ तो है, बीच में जो जनसुराज जो नारा दिया था, लोग उनके तरफ मायल हुए थे, लेकिन क्योंकि उनकी ज़मीनी पकड़ नहीं बन पाई, और दूसरी तरफ के 20 साल तक NDA का सरकार रही, तो लोगों का एक नज़रिया है कि चेंज होनी चाहिए। अच्छा, तो इस नज़रिए से लोग चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किशनगंज और सीमांचल में खास करके ओबीसी साहब का आने के बाद ये त्रिकोणीय मुकाबला है। और आपने अभी जैसे बात की कि ओबीसी को पिछली बार बहुत ये एक तरफा 5 सीट मिली। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बात आप जान लीजिए, ये जो रोड है ठाकुरगंज, जो ठाकुरगंज किशनगंज जो रोड है, इस रोड में उनकी कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ जो किशनगंज विधानसभा था वहाँ पर कांग्रेस जीती थी, और यहाँ जो कोचाधामन का 6 पंचायत है, इस 6 पंचायत में जो RJD का कैंडिडेट था उसको 27-28 हज़ार वोट मिली थी, जिसमें से 22 हज़ार वोट यहाँ से मिली थी उनको। तो इस क्षेत्र में तो कोई प्रभाव नहीं था। अब है बहादुरगंज से लेकर, ये बात तो सत्य है ना कि वो 5 सीट जीते सीमांचल में, अब ये तो सत्य है। बहादुरगंज कोई से व्यक्ति हैदराबाद में पॉलिटिक्स करता है, वो बिहार में आकर के एक पे एक 5 सीट जीत जाता है। क्या करिश्मा किया भाई, क्या कान में आके फूका यहाँ पे लोगों के, वो बताइए। एक ख्वाब दिखाया था सर। क्या ख्वाब दिखाया? उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर ये हाई क्लास का स्पेशल तरह का ये स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर रेलवे लाइन बनाएगा, बहुत तरह की बात लोगों से वादा किया था। लोगों को लगा था लच्छेदार भाषण था, तो लगा कि हाँ कुछ होगा। और उनकी जो ये जब वो UPA गवर्नमेंट में जब साथ में थे,
तो उस समय भी कुछ जैसे एक इतने 2004 में इतने मासूम तो यहाँ के लोग हैं नहीं। जी 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 लोग तो मैच्योर हैं, हम 2 दिन से घूम रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि कोई कान में फूंक देगा कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अरे भाई, एक विधायक के पास इतना हैसियत होता है क्या? नहीं, उन्होंने कहा था कि उनकी चूंकि वो उनके हैदराबाद में अपनी एक पार्टी है, उनके 6-7-8 एमएलए होते हैं, वो खुद एमपी हैं। इम्तियाज जलील साहब भी वहाँ जीत चुके थे, तो ये वहाँ सब का चीज़ फंड होता है। लगे यहाँ खर्चा तो करेंगे वो। उनको लगा कि ये यहाँ से जीतेगा तो हो सकता है कि उनके पास इतनी पावर। लोग देखिए यहाँ के लोग तो पंता भात खाते हैं ना सर। अच्छा, और एक चीज जानते हैं, एक चीज पंता भात मतलब क्या? पंता भात पंता भात मतलब चावल रात में पका के रखते हैं हाँ। और सुबह उस भात में पानी और नमक से घोल के उसको खाते हैं। जो पंता भात हाँ, बोलते जी। हैं। तो यहाँ के लोग और क्या उतने। दूसरी बात यहाँ के और लोग जानते वो हैं, बिरयानी लेके आ गए। जी जी। और यहाँ के लोग एक चीज इतने सब जो है ना, जो लोग भी किसी पार्टी किसी नेता का हिमायती है, हाँ। आपको कहेंगे ये लोग जो है ना बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अच्छा। वो कैंडिडेट को नहीं जानते, कैंडिडेट उनको नहीं जानता है, हम्म। और उनके लिए यहाँ झगड़ा करता है, एक दूसरे से आपस में झगड़ा। हम मीम के हैं तो बस नहीं उसी का होना चाहिए, इस तरह की बात है। और वो उनका जो कैंडिडेट है वो नहीं जानता है ये कौन है। ये इस्माइल साहब हैं, इनको नहीं जानते उनके जो कैंडिडेट। ये खलील साहब हैं, उनका कैंडिडेट उनको नहीं जानते। ये जाहिद साहब हैं, स्वीटी सिंह के बात की करें, इनको स्वीटी सिंह नहीं पहचानती है। रियलिटी ये है, और हम उनके लिए ये दीवाने हैं। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट है वो सबको पहचाने ही। जरूरी ये है कि आप किस मुद्दे पे समर्थन कर रहे हैं, वो किस एजेंडे पे आपके बीच में आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पिछली सवाल जो आपने रखा था, ये 5 सीट आए हैं। आपको पिछले दशक अगर 35 साल का आंकड़ा कर ले लें तो 15 साल तो भाई जंगल राज रहा, 20 साल लालू दूसरी सरकार रही है, चल रही है, वो अफसरशाही राज चल रही है। ये कोई जंगल राज था जी 15 साल। 15 साल पहले की जो बात है वो लोग सब गुजर चुके हैं। वो जंगल राज था, उसको क्या याद था, मत करिए। नहीं, या कोई फायदा नहीं हैं? है। 20 साल का दहशतगारी देखिए कि कैसे दहशत करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं। चलिए आप बताइए। आप नहीं, बिल्कुल सही करें। 1990 से लेकर के 2005 तक ये जो 15 साल लालू की सरकार रही, हकीकत में यही है कि सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार जानती है कि क्या उसका सीन था। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, चाहे वो प्रशासनिक मामला को ले लीजिए। लोग जो है घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, वो डर रहता था, भय रहता था कि भाई बाहर निकलेंगे तो किडनैप हो जाएगा। आपको ये भी होगा कि जब एक उनकी बेटी की शादी में जो शोरूम से गाड़ियाँ निकाली गई तो दोबारा वापस नहीं आया। ये हम ये सुनते हैं कि ओवैसी साहब के आने से एक बदलाव हुआ है सीमांचल में। जो नए लड़के हैं, जो नौजवान हैं, बिल्कुल उनका झुकाव ओवैसी साहब की तरफ ज़्यादा है। ऐसा है क्या? हाँ, ये बात सही बात है। जो 25 से नीचे का है, ये सब ज़्यादा लड़के जो है ना वो ओबीसी के से मुतासिर हैं। और उसके बाद जब 30 पार है तो ये एनालिसिस करते हैं कि क्या ओबीसी को देना चाहिए या नहीं देना। आप ओवैसी साहब के समर्थक हैं? थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दीजिए किस आधार पे ओवैसी साहब को वोट करें लोग, बताइए आप हमें, हम भी थोड़ा सुने। हम ओबीसी सब का समर्थन है। और शम्स आगाज जी जो है वो एडवोकेट है, पढ़ा लिखा लड़का है, इसीलिए हम ज़्यादातर उसी का समर्थन है। उसको देख के समर्थन किया है। बोलता अच्छा है, आदमी के बीच में जाकर आदमी से मिलता अच्छा है, आदमी का समझाता अच्छा है, इसीलिए हम ज़्यादातर उसी का समर्थन है शम्स के लिए। और शम्स बहुत अच्छा लड़का है, 20 आदमी के बीच में जाता है, बहुत अच्छा बोलता है, अच्छा उन लोगों के साथ रहता है, अच्छा व्यवहार करता है और अच्छा आदमी के साथ मिलता जुलता रहता है। इसीलिए हम ओबीसी साहब से ज्यादा हम तो ओवैसी साहब का कोई अच्छा ही नहीं बताइएगा। ओबीसी सब अच्छा है। क्या अच्छा है? आपका कोई मुद्दा तो है, मुद्दा तो बताइए। हाँ, ओबीसी सब का अच्छा है। हाँ, बताइए बच्चा कह रहा है, मुद्दा बताइए भाई। ओबीसी साहब का सुनिए, ओबीसी साहब का अच्छा है, हम उसको मानते हैं, लेकिन ओबीसी साहब से ज्यादा हम शम्स आगाज को वो उसने अच्छा सवाल किया, वो अच्छा सवाल। देखिए उसका बड़े वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, इस बार वोट करोगे तुम? ओबीसी को पूछना चाहता हूँ कि आप किस मुद्दे पे आप यहाँ आए? अच्छा, आप किस मुद्दा, आप मुद्दा बताइएगा तब ना। आप यहाँ बेरोजगार है, शिक्षा नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, इस बारे में चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? हाँ बताइए भाई। ओबीसी करता है, इस मुद्दे पर चर्चा करता है।
उसका 5 से जीता था, जिसमें से 4 आदमी भाग गया। अगर वो पांचों का पांचों रहता तो उसका हाथ मजबूत रहता। हाँ। वो आज यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह सब कुछ करता, लेकिन अकेला पड़ गया। उसका मजबूत एक मिनट आप इधर आओ, आप इधर भी यहाँ बैठो, अभी यहाँ बैठो। ये फर्स्ट टाइम वोटर है, यंग है। हम लोग बात कर रहे थे, बीच में इसने इंटरप्ट किया। मुझे लगा कि इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, अभी अच्छे से मूंछ दाढ़ी नहीं आई है। लेकिन चलो अभी बात तुमसे करते हैं। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है किशनगंज में, ये बताओ हमें। मेरे लिए देखिए, सबसे ज़्यादा है कि यहाँ शिक्षा अच्छा नहीं है। उसके बाद यहाँ पलायन बहुत है, क्योंकि इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हो? जिम्मेवार मानते हैं हम, किसी को जिम्मेदार मानते हैं, यहाँ का नेता और यहाँ का पब्लिक को ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि यहाँ का जो नेता आते हैं ना, 5 साल में एक बार आता है, उसके बाद वोट लेके यहाँ से चला जाता है और उसी को वोट देता है, बार बार उसी को वोट देता है यहाँ का जनता। बस इसी मुद्दा पे हम बोलना चाहते हैं। सीमांचल में कम्युनल पॉलिटिक्स भी हो रही है अच्छी हो रही है वो, है ना? हाँ। उसको लेकर के जो यहाँ का यंग जनरेशन है वो उससे दूर है या फिर उसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है? जो अभी जो यंग जनरेशन है, जो अभी 20 18 साल या 25 साल के इधर आ रहा है, वो अभी मुद्दा उसको ये करना चाहता, बदलना चाहता सरकार। अभी वो जो बार बार कांग्रेस को वोट देते जा रहा है। और अभी जो हमारे MP साहब जब जावेद है, वो साल में एक बार 2023 में वोट हुआ था, अब तक नहीं आया। फिर आएगा वो 2027 में, जब वोट होगा तभी आएगा वो 2029 में। अब उसी को जिताते जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है यहाँ। शिक्षा कभी वो बोलता नहीं है शिक्षा के बारे में। अभी जो ये मेरा दादा लगता है, वो बोलता है कि OBC साहब को वोट दो। हम बोलते हैं कि OBC साहब किस मुद्दा से आया है यहाँ, आप इस मुद्दा को पूछिए। दादा मतलब क्या? मेरा रिश्तेदार, बड़े भाई? बड़े भाई नहीं, मतलब दादा का भाई। अच्छा ग्रैंड फादर। अरे वाह, अरे गजब वाले भाई, देश में चाय वाले ही विद्वान हैं। चाय वाले मेरा फ्रेंड है। हाँ। अच्छा ये बताओ, क्या अपना नाम बताए थे? खबीर आलम। ये बताओ तुम कि ओवैसी जब सीमांचल में आए और वो अभी भाषण देते हैं हर जगह मंच से, तो जब तुम, एक मिनट सुन लो मेरी बात, जब वो भाषण करते हैं तो जो तुम्हारे एज ग्रुप के लड़के हैं या तुम्हारे जो दोस्त भी हैं, उन पे कुछ असर दिखता है? नहीं, उसको पर असर नहीं देखता। वो सिर्फ चाहता है कि किस मुद्दे पे आया है वो। मैं दोस्तों से बात करता हूँ कि आप इस बार किस मुद्दे से वोट दो, बोलता है कि यार यहाँ तो यार शिक्षा अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, यहाँ यही सब मुद्दा। मेरा सब जो दोस्त है, 4 हम जिस पार्टी से घूमते हैं, दोस्त रहता है, वो इसी मुद्दे पे बात करता है। मतलब नौजवान यहाँ पे धर्म को लेकर के, धर्म का नौजवान को राजनीति को नहीं देख रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं देख रहा है। हम तो नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि पार्टी को भी ना देखे, सिर्फ कैंडिडेट को देखे। वोट देना है सिर्फ कैंडिडेट को देखे। ये देखो भाई, ये यंग जनरेशन है, यही जेन जी है जो मुद्दे की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, कि जो हमारे बीच जो नेता है वो मुद्दे की बात करे, धर्म की बात ना करे, ठीक है, मजहब की बात ना करे, ठीक है, और फिजूल के बातों में ना उलझाए। ये बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। चलो तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो, वोट करो और एक अच्छे कैंडिडेट को वोट करो, ताकि जो इतने लंबे टाइम से किशनगंज की जो स्थिति खराब पड़ी हुई है, कुछ तो सुधरे, है ना? इनका दुखड़ा सर हम आपको बताते हैं, ये मेरा भतीजा है। ये लोग चाह रहा था कि मेडिकल में कुछ पढ़ाई करे, यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं, प्राइवेट में पढ़ने के लिए इतना पैसा नहीं, इसको अफोर्ड नहीं कर पाते इनके वालिद से। इनके वालिद साहब मेरे पास आए, बोला कि बेटा इस तरह से कुछ करना चाह रहा है, क्या करें? तो हम बोले कि क्या करना चाहता है? तो बोले मेडिकल में जाना चाहता है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम बोले उनको तैयारी करने के लिए बोलिए, तैयारी करें, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, नहीं होता प्राइवेट से कुछ ज़मीन अगर बेचना हो, पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ाना है। तो इसका दुखड़ा यही है कि हमारे यहाँ कोई उस तरह का फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए मैं 2022 में इंटर पास किया हूँ। उसके बाद मुझे अच्छा ये नहीं मिला, इसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई भी छोड़ दिया, अभी मैं DLED कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? DLED। अच्छा, जो टीचर की नौकरी मिलती है उसके लिए। तो तमाम तरह की बातें हैं और चुनाव प्रचार थम ही चुका है, फिर भी हम लोगों से मिल रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है और वो 11 तारीख को किसके पक्ष में जा कर के मतदान करेंगे। ये जो किशनगंज का इलाका है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह की बातें हैं, लोग हमसे शेयर कर रहे हैं, मगर अभी वक्त आ चुका है कि अब कल के बाद परसों लोगों को मतदान करना है। तो लोग मतदान करेंगे और
हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने लिए बेहतर विधायक चुनेंगे जो इस प्रदेश के लिए एक बेहतर मुख्यमंत्री चुनेगा।